मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे राजनीति में आना पड़ेगा और मुझे लगा अगर मैं राजनीति में आऊँगी तो वो ऐसा समय होगा जब थोड़े बाल पक जाएंगे तो लोग आपको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली भी लेंगे। इतने कम उम्र में आना पड़ेगा ये तो कभी सोचा नहीं था। जो CNT SPT एक्ट है, जो किताब है, मैं उसे कहूँगी वो किसी भी आदिवासी के लिए एक धर्म ग्रंथ के समान है। देखिए, सरकार आते जाते बदलती रहती है मगर प्रशासन के लोग वही रहते हैं, अधिकारी वहीं रहते हैं और उन्होंने हमेशा आदिवासियों का भोलापन का और इनोसेंस का फ़ायदा उठाया। जब तक आदिवासी मूलवासी शिक्षित होकर अपने हक और अधिकार को नहीं समझेगा और कड़ाई से अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मुझे नहीं लगता है कि सरकार भी कुछ कर सकती है या कोई भी कुछ कर सकता है या कानून भी उसके लिए बना दिया जाए। जब तक कानून रहेंगी मगर उसको समझने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे एज एन इंडिविजुअल सामने आना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम मुसलमान के साथ बैठे, हम क्रिश्चियन के साथ बैठे, हम हिंदू के साथ बैठे, पंजाबियों के साथ बैठ के हम खाना खाएँ, एक टिफ़िन से हम लोग ने खाना खाया है। मगर आज मतलब क्या समय पहुँच गया है जब मैं सोशल मीडिया में अगर मैं कहीं पे मस्जिद में जाके माथा टेकती हूँ तो मुझे बोला जाता है कमेंट्स में तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। मैं अगर कभी चर्च में चली जाऊँ क्रिसमस के वजह से या कुछ तस्वीर वो देख बिल्कुल हाँ, और मुझे लगता है क्रिसमस की वजह से या कुछ भी वजह से चर्च चले जाऊँ तो मुझे बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रही हूँ। शायद दामाद बाबू को कोई ऑब्जेक्शन था? नहीं, उनको कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं था बिकॉज़ मेरे हस्बैंड भी काफ़ी लिबरल रहे हैं हमेशा से मेरे, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट में थी कई समय के लिए, तो वो मुझे हमेशा यही कहे कि वट एवर यू डू जस्ट गिव योर 100%। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। वो झारखंड विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक हैं, वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी विधायक हैं, हिंदी अंग्रेजी भाषाओं पर उनकी कमांड है। इसके बावजूद वो झारखंड के सुदूर गांव में एक गरीब आदिवासी बच्ची के साथ बैठकर खाना खा सकती हैं। हमारे साथ यंग, वर्सटाइल, डायनेमिक शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं। शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शिल्पी जी, झारखंड विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, अंतिम दिन आपके एक बयान ने मेरा ध्यान खींचा। आपने कहा कि जो हालात हैं झारखंड के, अगर वही चलते रहें तो यहाँ के आदिवासी म्यूज़ियम में रखने लायक हो जाएंगे। बैकग्राउंड क्या था, आखिर आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए, आए दिन जिस तरह से झारखंड में ज़मीन का लूट हो रहा है, ये सब बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। और ये जब 2000 में जब झारखंड का निर्माण हुआ था, तब के समय से आज तक, आज के तारीख तक इतने सारे गरीब आदिवासी का ज़मीन और जंगल लूटा गया हुआ है कि मुझे लगता है कि अगर इसी पेज में चलते रहा, इसी तरह से हम लोग CNT और SPT एक्ट में अगर हम लोग कुछ कड़ी कानून नहीं बनाते हैं इसको फॉलो करने के लिए, तो आने वाले समय में जो आदिवासी है इस झारखंड से वो विलुप्त हो जाएंगे और 2-3 लोग जो बचेंगे उन्हें म्यूज़ियम में रखना पड़ेगा। देखिए, कानून तो है ना, CNT SPT एक्ट। मुद्दा यह है कि वो लागू नहीं ढंग से होते हैं, क्योंकि लागू करने वाली जो एजेंसियां हैं, जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसमें लूपहोल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी कमियां हैं। वो कहीं पैसे पे बिक जाते हैं, कहीं कानून को तोड़ा मरोड़ा जाता है। रजिस्टर 2 जो ज़मीन का है, आपने कल बरही वाला मामला उठाया था, मैं ज़रूर पूछूंगा, वहाँ छेड़छाड़ हो जाता है। तो कमी कहाँ पे है? कानून में कमी है या इम्प्लीमेंटेशन में कमी है? अगर इम्प्लीमेंटेशन में कमी है तो सरकार तो आपकी। कानून की कमी नहीं है। जो CNT SPT एक्ट है, जो किताब है, मैं उसे कहूँगी वो किसी भी आदिवासी के लिए एक धर्म ग्रंथ के समान है। उसका पालन ठीक से कभी हो नहीं पाया और पालन नहीं हुआ, इसके लिए बिल्कुल प्रशासन, अधिकारी की भ्रष्टता को हम ब्लेम करेंगे। क्योंकि अगर आपने जिस तरह से कहा कि कानून कड़ी नहीं है, कानून हमेशा कड़ा होता है। आज मर्डर के खिलाफ भी कानून है मगर तब भी मर्डर हो रहे हैं। तो यही सब चीज़ों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। सरकार हमारी अभी भले ज़रूर हमारी सरकार है, मगर इससे जो 18 साल पहले जिसकी सरकार रही, शुरुआती में जिनकी सरकार रही, क्या हुआ, क्या किया गया और किस तरह से, देखिए, सरकार आते जाते बदलती रहती है मगर प्रशासन के लोग वही रहते हैं।
अधिकारी वहीं रहते हैं और उन्होंने हमेशा आदिवासियों का भोलापन का और इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। या फिर उतने पढ़े लिखे जागरूक नहीं होंगे, वो कोर्ट कचहरी कागज़ पत्तर नहीं जानते होंगे, इस वजह से भी शोषण होगा। एक और स्पेसिफिक मुद्दा है जो कल आपने उठाया था, वो बरही सीओ वाला क्या मामला है, आप बताइए। बरही सीओ वाला मामला, देखिए बरही में मुझे हाल ही फ़िलहाल में, वो जबकि मेरे विधानसभा में नहीं आता है, हज़ारीबाग विधानसभा में आता है, हाल ही फ़िलहाल वहाँ पे कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स हैं जो इस मामले को कई बार वहाँ के डीसी के सामने, वहाँ के अंचल अधिकारी के सामने बातों को ला रहे थे कि 8 एकड़ का जो वन भूमि है उसे म्यूटेशन कर दिया गया है। और ये ऐसा मामला है जो पहले भी जो तत्कालीन सीओ थे उनके सामने आया था और उसे अस्वीकृत कर दी गई थी। दूसरी बार जब वर्तमान सीओ के पास आया तो भी उसे अस्वीकृत कर दिया गया। तीसरी बार जब वर्तमान सीओ के पास आया तो सवाल ये है कि ऐसा क्या डील हुआ या ऐसा क्या हुआ कि उसी सीओ ने जिसने इस चीज़ को अस्वीकृत किया था उन्होंने इन्हें से स्वीकृति दे दी। देखिए एक चीज़ और है, जब आप करते हैं कि आपने खुद माना कि यहाँ के जो आदिवासी है वो एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि कहीं कब्जा करने के लिए या किसी दूसरे के धन पे नज़र गाड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट का ही मामला है। उनको दो तरह से खतरा है। एक तो खतरा है जो प्रवासी आए हैं बाहर से, वो यहाँ भले ही नौकरी करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं, प्रशासनिक अफसर बन के आए हैं, वो यहाँ के रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं। और दूसरा तबका वो है कि जो शादियाँ कर ले रहा है लेकिन वो किसी ज़मीन के लालच में शादी कर रहा है, या वो कोई धर्म मजहब बदलने को लेकर शादी कर रहा है, कल्चर्स के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपको नहीं लगता कि दोनों फ्रंट पे लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन पॉलिटिकल वजहों से अलग अलग पार्टियां अपने अपने फ्रंट की तलाश कर लेती हैं? नहीं, आपका कहना बहुत सही है। ये बिल्कुल दोनों फ्रंट में लड़ने की ज़रूरत है और इसका दोनों का लड़ाई एक ही स्तर में किया जा सकता है, वो है एजुकेशन और अवेयरनेस। जब तक आदिवासी मूलवासी शिक्षित होकर अपने हक और अधिकार को नहीं समझेगा और कड़ाई से अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मुझे नहीं लगता है कि सरकार भी कुछ कर सकती है या कोई भी कुछ कर सकता है या कानून भी उसके लिए बना दिया जाए। जब तक कानून रहेंगी, मगर उसको समझने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे एज एन इंडिविजुअल सामने आना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो ज़रूरी है कि एजुकेशन को हम आने वाले समय में झारखंड में बहुत ही ज़्यादा फोकस दे, गांव-गांव, घर-घर तक। और मैं तो चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी पढ़ाई हो रहे हैं, खास करके 8 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक, केवल आप एकेडमिक्स या झारखंड का जो एकेडमिक्स है, सिलेबस है, उसमें केवल आप ना फोकस करें, मगर खास करके 5th शेड्यूल, क्योंकि हमारा जो स्टेट पड़ता है वो 5th शेड्यूल के अंदर आता है। 5th शेड्यूल के काफ़ी कानून और जो CNT-SPT एक्ट है, इसके कानून भी बच्चों को पढ़ाया जाए। एक और बात मैं देखता हूँ अक्सर, जो भी मेरे आदिवासी दोस्त हैं, अपने कल्चर के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति वो जो गर्व का भाव जो होता है, स्वाभिमान कि ये मेरा है, जब तक आप खुद के चीज़ों पे गर्व करना नहीं सीखोगे, सामने वाला तो बताएगा ही कि आप कमज़ोर हो, आप मेरी तरफ आ जाओ। आप चाहे सरना हो, आप हिंदू हो, सनातन हो जाओ, आप क्रिश्चियन हो तो आप मुसलमान बन जाओ। ये गर्व का भाव कैसे पैदा हो यहाँ के लोगों को? नहीं प्रश्न, मैं इसमें आपसे 100% तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आदिवासी अपने संस्कार को, अपना प्रथा को, परंपरा को लेके, अपने भाषा को लेके, सारी चीज़ों को लेके काफ़ी गर्व अनुभव करता है। मगर देखिए, आदिवासियों को अगर आप डिफ़ाइन करिएगा तो 5 जो संविधान है उसमें 5 चीज़ें हैं जो हमें डिफ़ाइन करती है। उसमें से एक चीज़ है हमारा शाइनेस। तो आप ज़्यादातर आदिवासियों को देखते होंगे, वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं या आउटस्पोकन नहीं होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, और ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक शुरू से रहा है। तो अगर हम गर्व भी महसूस करते हैं तो शायद उसे अदर समाज के जैसे हम उसको बहुत लाउडली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मगर ये हमारा कमज़ोरी नहीं होना चाहिए। ब्यूटीफुल आंसर। मैं आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था, आपने लिखा है कि भारत की बर्बादी में हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिन्हें लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज़्यादा उनका धर्म महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि देश की राजनीति कुछ उस दिशा में जा रही है जैसे हर मामले में एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि आर्टिफिशियल ये है? यहाँ के लोग नहीं झगड़ा चाहते,
लेकिन माहौल हमेशा एक ऐसा टेंशन का क्रिएट किया जाता है ताकि वो बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाकर वो रिलीजियस मुद्दों की तरफ ध्यान दें। विद यू, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को अब इतना ज़्यादा रिलीजन से जोड़ दिया गया है, और जब आप किसी चीज़ को भी किसी एक एस्पेक्ट से आप जोड़ेंगे तो आप कट्टरवादी बन जाते हैं, कट्टरवाद बन जाते हैं। वही आज के ज़माने में हो रहा है, आज के समय में हो रहा है। मुझे लगता है जब हम स्कूल में जब पढ़ाई करते थे, दैट टाइम वी शेयर्ड बेंचेस, हम लोग ने खाना खाया है एक ही टिफ़िन से, हर एक जाति धर्म के लोगों से। हम मुसलमान के साथ बैठे, हम क्रिश्चियन के साथ बैठे, हम हिंदू के साथ बैठे, पंजाबियों के साथ बैठ के हम खाना खाएं, एक टिफ़िन से हम लोग ने खाना खाया है। मगर आज क्या समय पहुंच गया है, जब मैं सोशल मीडिया में अगर मैं कहीं पे मस्जिद में जाके माथा टेकती हूँ तो मुझे बोला जाता है कमेंट्स में तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। मैं अगर कभी चर्च में चली जाऊँ क्रिसमस के वजह से या कुछ तस्वीर वो देख, बिल्कुल हाँ, और मुझे लगता है क्रिसमस की वजह से या कुछ भी वजह से चर्च चले जाऊँ तो मुझे बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रही हूँ। छठ में चले जाऊँ तो बोलते हैं कि देखो ढोंग कर रहे हैं। भाई, मैं इस बात को मांगती हूँ कि जब आप राजनीति में आ जाते हैं या आप एक नेता बन जाते हैं तो आपका कोई जाति धर्म नहीं है। मानवता, मानव की सेवा, मैनकाइंडनेस इज़ योर फर्स्ट सर्विस। और आपको, और यही तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं ना भारत जोड़ो यात्रा में, कि वो उनका कहना है कि भारत की तासीर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वाली है ही नहीं। यहाँ के लोग कभी भी अरब की तरह वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कर ही नहीं सकते। जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का खान पान है, जो नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये है, यहाँ के नेचर में नहीं है वो झगड़ा, हिंसा नहीं है नेचर में। बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को उस दिशा में ले जाने की प्रयास की जा रही है अंडर पॉलिटिकल एजेंडा। अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि चूंकि आप कांग्रेस से हैं तो आप बोलेंगे कि राहुल गांधी आपका नेता है। राहुल गांधी को आप डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि कई लोगों को कई तरह का परसेप्शन है। आज ही मैं उनका भाषण देख रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। आप उन्हें कैसा देखती हैं, जो भी मुलाकात हुई होगी, किस तरह के इंसान? मुझे लगता है मैंने हमेशा से राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को खास करके, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वुमेन, मैंने इन दोनों को मैं उन दोनों से बहुत प्रभावित हूँ, इंस्पायर्ड हूँ। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, मुझे लगता है ही इज़ अ वेरी अंडररेटेड पॉलिटिशियन इन इंडिया, वेरी अंडररेटेड, क्योंकि उनको एक टैग आ गया, क्योंकि वो गांधी फैमिली से आते हैं, तो परिवारवाद और ये वगैरह वगैरह उन पे टैग लगाया गया। मगर जहाँ तक आप देखिएगा, आज के समय में मुझे नहीं लगता है भारत में किसी भी नेता में हिम्मत है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा कर सके। और इतने सारे कठिनाइयाँ होने के बाद भी, हम भी नेता हैं, हम भी जानते हैं कि पैदल चल के लोगों से मिलना क्या होता है। हम लोग ने भी भारत जोड़ो यात्रा किया है अपने झारखंड में, 2 दिन में ही यू कैन फील इट फिजिकली, मेंटली। और जब वो इस यात्रा को शुरू भी किए थे, उस समय मुझे लगता है कई सारी उंगलियां उठाई गई, कई सारे सवाल खड़े किए गए, मगर जिस तरह से उन्होंने कंटिन्यूसली इस यात्रा को, एक आरोप ये भी लगा कि कुछ ऐसे लोग भी यात्रा में शामिल हुए जो कि खुद भी जोड़ने वाले लोग नहीं थे, वो कहीं ना कहीं तोड़ने वाले लोग थे। कुछ ऐसे लोग, सोशल वर्कर, खास करके कुछ वामपंथी विचारधारा वाले लोग। बीजेपी का इस तरह का आरोप है कि ऐसे लोगों को साथ लेकर भारत कैसे जोड़ा जा सकता है। देखिए, मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा किसी के लिए भी है। आज प्रश्न भी उसमें आ सकते हैं, आप किसी भी विचारधारा के हो। आज मैं भी जा सकती हूँ उसमें, मैं किसी भी विचारधारा में। इट इज़ अनपॉलिटिकल, इट इज़ एनीथिंग, आई वुड से इट इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ फॉर भारत। एक बात और कि जो हाल के दिनों में मैं देख रहा था कि अल्पसंख्यक समाज को लेके, चाहे वो मुस्लिम तबका हो, ईसाई तबका हो, झारखंड में एक अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, या ये उनकी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस तरह के लोग हैं। और उसी बीच मेरे पास 2 खबरें आती है कि जमशेदपुर की नुसरत नूर, आप ही के ट्विटर में किया, वो मेडिकल टॉपर है एग्ज़ाम की, या मिर्ज़ापुर की सानिया मिर्ज़ा, वो इंडिया की फर्स्ट पायलट है जिन्होंने डायरेक्ट कंपटीशन फाइट किया और वो फाइटर प्लेन उड़ाने जा रही है। तो आपको लगता है कि अगर हम किसी को एक ब्रांड में, एक कोने में धकेलने की कोशिश की जाते हैं तो उसमें से जो नेचुरल टैलेंट है वो भी कहीं ना कहीं दबाव में फील करते हैं? ये बात है, आप किसी भी एक रिलीजन को एक लेबल से आप कंटिन्यूसली टैग करते रहेंगे
तो जायज़ सी बात है कि पूरी जनता उसको उस नज़रिए से देखने लगती है। ये एक झूठ का आपको लगता है कि मुसलमानों में सारे कट्टरी होंगे या ईसाई में होगा सारे कन्वर्ट करने के लिए ही घूम रहे हैं? एब्सोल्युटली आई एम अगेंस्ट दिस आइडिया। ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। आपने जिस तरह से कहा कि अल्पसंख्यक समाज से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के फील्ड, और वो भी उतने ही देशभक्त हैं जितने बाकी हैं। तो आप क्योंकि एक दो घटना उस नाम की वजह से, उस नाम से जुड़ा हुआ है, आप यू कैन नॉट स्टीरियोटाइप द होल कम्युनिटी। ये गलत है, किसी भी समाज के लिए, किसी भी जाति को लेके ये गलत रहेगा। एक ही और, बेरोजगारी, महंगाई, हम ज़्यादातर इकोनॉमिक इश्यूज़ पे या मुद्दों पे बात ना करके ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जो भावनाओं को उभारने वाला। मैं सिर्फ एक को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि झारखंड में भी हम देख रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट पे बातचीत कम होता है। यहाँ बातचीत ये है पहचान, भाषा, ये सब पे। केंद्र को भी मैं वही देख रहा हूँ, वही रिलीजन, वही राष्ट्रवाद, वही हिंदुत्ववाद। क्या हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स भटक गया है? पहली बात तो मुझे लगता है दो डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लाना पड़ेगा। जो आपने कहा कि रिलीजन और राष्ट्रवाद चलिए एक चीज़ है, रिलीजन और पहचान और भाषा को आप एक साथ नहीं ला सकते। नहीं, अगर उनके लिए एक हिंदुत्व हथियार हो सकता है तो आपके लिए झारखंडियत, आदिवासी भी एक हथियार की तरह है जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दो ना उनको फ़ायदा, लेकिन हर दिन भाषण देने की क्या ज़रूरत है इसके बारे में कि बाहरी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तो बाहरी लोगों ने ये किया, तो बाहरी ये ने किया। मुझे लगता है जो झारखंड रहा है ना, उसको आप पूरे भारत से नहीं कंपेयर कर सकते। और मैं हमेशा ये अपने बातों में रखती हूँ कि जो झारखंड राज्य है वो 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो जनजाति समाज है वो ज़्यादा है, और ऐसा एक दो जनजाति समाज नहीं है, 1 और 2 टाइप्स। यहाँ पे 32 डिफरेंट टाइप्स है। और रही बात ये बिहार से अलग बहुत हाल फिलहाल में हुई है, 20 साल हो रहा है इस राज्य के निर्माण। ये बहुत चोट खाया हुआ राज्य है, आपको इसका सेंसिटिविटी समझना है। यहाँ के लोग, जिस तरह से हम लोग ने इनिशियल में भी बात किया, शोषण, बिल्कुल। और जिस तरह से इनिशियली मैंने कहा, जो जनजाति समाज के लोग होते हैं वो थोड़ा शाई, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो इस तरह के समाज को ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं ज़्यादा चोट पहुंचाया जा सकता है, इनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। वैसे में इनका प्रोटेक्शन, इनकी आइडेंटिटी, इनका भाषा ही है। तो उस दो चीज़ को अगर हम नहीं बचाएंगे तो अगेन गोइंग बैक टू माय पॉइंट, हमें म्यूज़ियम में इन्हें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ की संस्कृति भाषा को नहीं बचाएगी तो म्यूज़ियम में रखा जाएगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शिल्पा जी के कुछ व्यक्तिगत पहलुओं पर बातचीत करेंगे कि बेंगलोर में कॉरपोरेट कल्चर में रहने वाली लड़की अचानक पॉलिटिक्स में आई और आते ही चुनाव जीत गई, और मांडर जैसे क्षेत्र से ये जर्नी कैसी रही, और भी इनकी कुछ व्यक्तिगत बातें हैं जो बेहद जानने योग्य है, इंस्पायरिंग है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं झारखंड की सबसे कम उम्र की, सबसे पढ़ी लिखी विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी। शिल्पी जी, आपके बारे में मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो राजनीति में आपका आना भी एक कोइंसिडेंट है, एक्सीडेंटल जिसको मैं बोलता हूँ। कहाँ बेंगलोर में कॉरपोरेट में जॉब कर रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, क्या हुआ, थोड़ा वो कहानी बताइए। बिल्कुल, बाबा तो राजनीति में 25 साल से हैं, और वो जब राजनीति कर रहे थे तो मुझे हमेशा राजनीति से उन्होंने दूर ही रखा। उनसे, क्योंकि वो मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, उनसे समय तो मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाता था। मगर एक चीज़ में उन्होंने कभी नहीं की, वो मेरे शिक्षा में, एजुकेशन में। ही इज़ बीन वेरी लिबरल अबाउट एजुकेशन। में जो भी पढ़ना चाहती थी, एस्पायर करती थी, ही हैज़ कम्प्लीटली सपोर्टेड मी। तो मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे राजनीति। पहली बार कब आपको बताया गया कि अब आपको आना है? हाँ बिल्कुल, तो मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे राजनीति में आना पड़ेगा। और मुझे लगा अगर मैं राजनीति में आऊँगी तो ऐसा समय होगा जब थोड़े बाल पक जाएंगे तो लोग आपको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली भी लेंगे। इतने कम उम्र में आना पड़ेगा ये तो कभी सोचा नहीं था। मगर अफसोस बीच में उपचुनाव हो रहा था, और जिस कारण से हो रहा था वो सभी झारखंड में जानते हैं उन सभी बातों को। मुझे याद है कोर्ट के हियरिंग के बाद हमें लगा था कि 6 महीने का जो ऐसे भी कोई भी मिड पोल इलेक्शन होने का 6 महीने का समय रहता है, उस दौरान बाबा का केस क्लियर हो जाएगा और वही चुनाव लड़ेंगे।
किंतु एक कोर्ट हियरिंग के 1 महीने बाद ही चुनाव का डेट अनाउंस हुआ। मुझे याद है, मुझे कॉल आया, बाबा उस वक्त दिल्ली में थे। आपको कॉल किसने किया था? घर से किसने किया था? बाबा ने किया था या पार्टी की ओर से आया था? बाबा ने किया। क्या उन्होंने कहा? ने कहा कि तैयार रहो, चुनाव में आना है तुम्हें, वापस झारखंड आना है। आना है, तुम्हें चुनाव में उतरना है। मैंने बोला मैं तैयार नहीं हूँ उसके लिए। उन्होंने कहा बस उतरना है, बी रेडी फॉर इट, एंड ही हंग अप द कॉल। और उसके बाद से मुझे जो स्लीपलेस नाइट्स हुए हैं जिसकी मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारा सोच, इट्स अ वेरी क्विक डिसीजन, सब चीज़ इतने कम समय में। डिसीजन सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे फैमिली का? पूरे फैमिली का, स्पेशली बिकॉज आई एम मैरिड, तो मेरे हस्बैंड का भी डिसीजन था उसमें। मगर मुझे लगता है कि सभी तरफ से अच्छा सपोर्ट रहा, ये बोल सकते हैं। राजेश ठाकुर एक जगह इंटरव्यू बता रहे थे कि शायद दामाद बाबू को कोई ऑब्जेक्शन था। नहीं, उनको कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं था, बिकॉज मेरे हस्बैंड भी काफ़ी लिबरल रहे हैं हमेशा से, मेरे, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट में थी कई समय के लिए, तो वो मुझे हमेशा यही कहे कि वट एवर यू डू जस्ट गिव योर 100%। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि उनके तरफ से सपोर्ट नहीं था। इनफैक्ट मर्चेंट नेवी में है वो, हर एक 6 मंथ्स के बाद उनको वापस शिप में जाना पड़ता है, मगर उन्होंने अपने स्टे को एक्सटेंड कराया था, विच वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। कोऑर्डिनेट करके स्टे एक्सटेंड कराया ताकि वो भी चुनाव के दौरान कैंपेन के समय साथ में रह सके। और जब आप चुनाव में आई यहाँ बेंगलोर के कॉर्पोरेट कल्चर से, मांडर की गलियों में, गांव में, तो ये मैं कल्चरल शॉक नहीं बोलूँगा, लेकिन इन्वायरमेंटल शॉक, आप जिस माहौल में थी और जहाँ पे आई, और फिर चुनाव के दौरान जिस तरह के आरोप लगे, आपके लिए अप्रत्याशित था ये सब? कैसे रिस्पॉन्ड करती थी? मान लिया कोई अगर सामने से आरोप लगा रहा तो आपको जवाब देना है, हमेशा पापा गाइड करते थे? नहीं, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो कल्चरल या एनवायरमेंटल जो डिफरेंस था, जो एक कल्चर शॉक जिसको बोलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये शौक के तरीके से था, क्योंकि मुझे याद है जब बाबा जब राजनीति में आ रहे थे उस समय वो कई बार मांडर विधानसभा क्षेत्र हमें चुनाव प्रचार के लिए लेके जाते थे जनता से घूमने। तो हम लोग बचपन में, मुझे याद है, पेड़ के नीचे, गाछ के नीचे, खेत में रह के रोटी खाएं, ये किए, वो सब किए हैं। तो मुझे एक तरीके से ये नॉस्टैल्जिक ज़रूर लग रहा था, मोर देन एनीथिंग। और रही बात जो बयानबाजी हो रही थी, देखिए मुझे लगता है ये सब चीज़ होते ही रहते हैं, खास करके जब चुनाव हो रहा है, जब ये राजनीतिक फील्ड में जब आप हैं, लोगों को आपसे पर्सनली कोई खुन्नस नहीं है। और मुझे ये भी मालूम था, क्योंकि ऐसे लोग बयानबाजी कर रहे थे जो मुझसे पहले कभी मिले नहीं थे, और कई लोग तो आपके पिताजी से भी ज़्यादा उम्र के थे। हाँ, उसमें। और पर्सनल में जब आप मिलेंगे तो वो आशीर्वाद भी देंगे, अच्छे से बात भी करेंगे। बिल्कुल। सो वही लोकतंत्रता वही है, डेमोक्रेसी भी वही है, इसमें उनकी कोई दोष नहीं है। पॉलिटिक्स था, राजनीतिक प्रेशर था लोगों पे पार्टी को जिताने का, और उसमें बयानबाजी होगा। आई एम नथिंग पर्सनली और हार्ड टेकन। रही बात यहाँ की, जब मैं बात कर रहा था झारखंड की राजनीति में एक चीज़ और है कि यहाँ कभी भी पर्सनल कड़वाहट उस हद तक नहीं रही जैसा हम बंगाल में देखते हैं, या यूपी बिहार में देखते हैं, या फिर दिल्ली की राजनीति में देखते हैं। यहाँ ठीक है, अलग अलग दलों में लोग रहेंगे, बातें भी होती है, एक दूसरे के खिलाफ वार भी होते हैं, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ कि एक व्यवहारिक पारिवारिक रिश्ता रहता है। अगर कल को शिल्पा नेहा तिर्की के यहाँ कोई इवेंट हुआ तो हो सकता है कि बीजेपी के भी लोग पहुँचे, कांग्रेस के भी लोग पहुँचे। आपको झारखंड इस बार में थोड़ा स्पेसिफिक लगता है, अलग तरीके का कुछ? मुझे लगता है बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये यहाँ के कल्चर की वजह से, जिस ट्राइबल कल्चर की आप बोल रहे थे कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, सेंसिटिव, सबको बिल्कुल, और प्रकृति के बीच वो लेके चलना, सभी को साथ में लेके चलना हम लोगों का एक प्रथा रहा है झारखंड में। बिल्कुल, हम अन्य राज्यों से इन्हीं सब बात से अलग होते हैं, और मैं इसीलिए मुस्कुरा रही थी कि यहाँ के लोगों का कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं। और जब मैं इसीलिए इस बात से मुस्कुरा भी रही थी जब आप वर्णन कर रहे थे इस बात का, क्योंकि मुझे याद है मेरे शादी में रघुवर दास जी भी आए थे, बाबूलाल मरांडी जी भी आए थे, भानु प्रताप जी भी आए थे, और जब चुनाव हो रही थी तो ये ऑपोजिट साइड में थे। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ झारखंड। आखिरी क्वेश्चन इसमें कि हाल के दिनों में आपने जब ब्यूटी ऑफ झारखंड की बात की तो देख रहा हूँ, मैंने खुद महसूस किया है कि जिस तरीके से हेमंत सरकार और अपोजिशन के बीच कुछ बिलो द बेल्ट भी प्रहार हुए, और ये जो प्रकरण चला पूरा, ऐसा लगा कि थोड़ी सी कड़वाहट घुल रही है।
आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि ये अभी की जो राजनीति है वो थोड़ा सा यहाँ के नेचर के खिलाफ हो रही है, जैसा यहाँ की राजनीति होती रही है? करवाहट घोलने की प्रयास है, मगर मुझे ऐसा लगता है प्रसून जी, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, जो लोग करवाहट घोलने के प्रयास भी कर रहे हैं उनका भी प्रयास विफल हो जा रहा है, क्योंकि वो करवाहट वाली है ही नहीं, तासीर ही नहीं है यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोगों की तासीर नहीं है, नेचर नहीं है। तो उनका जो मतलब जो मनसा अगर वैसा कुछ होता तो इंटेंशन फेल नहीं हो पाता था, मैं ये बोलूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको हैंडल कर रहे हैं, कल के भी अगर आप उनकी स्पीच सुनेंगे विधानसभा में, इट्स मतलब वो दिल से बोल रहे हैं और कहीं पे भी उनके भाषण में करवाहट नहीं है। वो जो स्थिति है उनको दिखा रहे हैं, वो उस स्थिति को कैसे महसूस करते हैं और झारखंड के लिए उनका क्या विजन है, सिंपली उसको अपने भाषा में वो रख रहे हैं। तो कहीं पे भी उन्होंने वार नहीं किया या फिर मर्यादा से बाहर नहीं गए, नहीं गए। ये बहुत अच्छी बात है। झारखंड की राजनीति में चाहे भारत के किसी भी राज्य में कोई नागरिक रहता हो, उसे यहाँ आकर आपको तमाम तरह की आशंकाएं होगी, परसेप्शन होगा, लेकिन अपील यही है कि आप यहाँ आकर देखो यहाँ किस विषम परिस्थिति में यहाँ के जनप्रतिनिधि तमाम अफसरशाही के दबाव के बावजूद, ये मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि जिस तरह के कुछ बाहरी अफसर भी हैं, कुछ अफसर हैं, एक उनका अपनी तासीर होती है और जनप्रतिनिधियों की अपनी तासीर होती है, किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं, एक बार आकर ज़रूर देखना चाहिए। शिल्पी जी, आप समाचार प्लस के साथ इतनी बेबाकी से आपने अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।